सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि टारगेट सेमेस्टर का पूरा परिवार अच्छा होगा और शिद्दत से अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट के मिड टर्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छप जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए सारथी लॉन्च किया जा चुका है। जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और सारथी को ज्वाइन करिए। अब और देर मत करिए, यही वक्त है आपकी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए। अगर आप लेट करेंगे तो फिर आप पछताएंगे। तो स्टूडेंट्स, जाइए सारथी ज्वाइन करिए। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, डिफाइन बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। यानी सबसे पहले आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना है और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर और स्कोप के विषय में बताना है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, आई थिंक आपको पता होगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स। बिजनेस मीन्स यू नो वेरी वेल एनी एक्टिविटी दैट यू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। एंड इकोनॉमिक्स, यू नो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी वो इकोनॉमिक्स जो हम बिजनेस में यूज़ करते हैं उसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए जिस अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। चलिए देख लेते हैं डिफिनीशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज सच अ ब्रांच ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स विच इज अप्लाइड बाय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट फॉर प्लानिंग ऑफ बिजनेस पॉलिसीज एंड फॉर सॉल्विंग वेरियस बिजनेस प्रॉब्लम्स। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का ऐसा ब्रांच है जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट अप्लाई करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस में इकोनॉमिकल प्लानिंग कर सके। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, लेकिन आज इसका जो यूज़ है वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स से हट के हो रहा है। क्योंकि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल की स्टडी करते थे, एक फर्म की स्टडी करते थे, मतलब हम लिमिटेड थे। लेकिन आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की मदद से सारे के सारे बिजनेसेस में कैसे इकोनॉमिकल मैनेजमेंट करना है उसकी स्टडी करते हैं। आगे देखते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स की मदद से हम बिजनेस के बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जिसको समाप्त कर सकते हैं, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिफिनीशंस दिए गए हैं अलग अलग ऑथर्स और फिलोसफर्स के। सबसे पहला डिफिनीशन दिया गया है जॉल डीन, द पर्पज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज टू शो हाउ इकोनॉमिक एनालिसिस कैन बी यूज्ड इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसीज। यानी जॉल डीन के हिसाब से बिजनेस इकोनॉमिक्स का उद्देश्य ये होता है कि हम ये दिखाएं कि इकोनॉमिक एनालिसिस बिजनेस की पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में कितना उपयोगी होती हैं और कहाँ उपयोगी होती हैं। तो क्या कहा है, जोल डीन साहब ने कहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का उद्देश्य ये होता है कि हम इकोनॉमिक एनालिसिस को शो करें कि हम इकोनॉमिक एनालिसिस कैसे करते हैं बिजनेस की पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए। यानी बिजनेस की पॉलिसीज़ को बनाने के लिए किस प्रकार से इकोनॉमिक एनालिसिस किया जाता है, दिस इज द पर्पज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू जोल डीन। आगे देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आपसे डिफिनीशन पूछा जाए तो डिफिनीशन में आपको हमेशा ऑथर का नाम कोट करना है। यानी किसी पर्टिकुलर ऑथर का, किसी पर्टिकुलर फिलोसफर का डिफिनीशन लिखना है। डिफिनीशन अपने हिसाब से बना के नहीं लिखना है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ से आपके मार्क्स डिडक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप हो सकता है कि एग्जाम में सही लिख के आएँ, लेकिन आप उस ऑथर का नाम कोट करके नहीं आए हैं तो आपका नंबर कट सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी डिफिनीशन पूछा जाए तो डिफिनीशन उस ऑथर के नाम के साथ आप लिखें। चलिए आगे देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्रकृति कैसी है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इन नेचर एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ नॉर्मेटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट विथ पॉजिटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह है और बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से कंसर्न होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स किससे कंसर्न होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से कंसर्न होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से कंसर्न नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है। एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शन दिया जा सकता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, या फिर बहुत एएनसी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको एनालाइज करना है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको खुद से क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जाइए साथी को ज्वाइन करिए और देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं। चलिए
तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका नेचर है। और एक और चीज़, बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स को हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स तो कह दिया, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस भी होता है। साइंस के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में मौजूद हैं, देखते हैं कैसे। साइंस एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी जो विज्ञान होता है वो कारण और प्रभाव के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक उसी प्रकार बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कारण और प्रभाव के बीच में संबंध स्थापित करता है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स एस्टेब्लिशेस अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फॉर एनी सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपके मार्केट में ओनियन की जो प्राइस है वो बढ़ रही है, आपके मार्केट में ओनियन की प्राइस बढ़ रही है। ये तो हो गया इफेक्ट कि आपके मार्केट में ओनियन की प्राइस बढ़ रही है। अब इसके पीछे कारण क्या है, तो मार्केट में ओनियन की प्राइस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मार्केट में ओनियन की डिमांड बढ़ रही है। एंड वी नो लॉ ऑफ डिमांड, खैर ये तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ डिमांड पे बेस्ड है। आपको पता है कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है, और जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड घटती है तो उसकी प्राइस भी घटती है, और इसका उल्टा, जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस घटती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, और यदि किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड घटती है। यानी डिमांड और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एक और चीज़ यहाँ पे हमको ये समझना है कि ये कॉज है, डिमांड बढ़ना कॉज है प्राइस के बढ़ने का। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स भी डिमांड और प्राइस के बीच में एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि 27 मई से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, और परीक्षाएं आपकी लगातार हैं। बीच में आपको सोचने समझने का मौका नहीं दिया जाएगा, आपको यही सही मौका दिया गया है। बस 10 दिन बचे हैं, 10 दिन के अंदर आपको पूरी तैयारी करनी है, तो जाइए, देर मत करिए, साथ ही ज्वाइन करिए। चलिए आगे देखते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स गिव्स नॉलेज अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ एन इवेंट, यानी किसी भी इवेंट के बीच में के पीछे कॉज क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, और उस कारण की वजह से उस इवेंट पे प्रभाव क्या पड़ रहा है। जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, और प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। ये तो कॉज हो गया कि प्राइस कम हो रहा है, और ये इफेक्ट हो गया कि डिमांड बढ़ रहा है। यानी हमको ये समझना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स भी साइंस की तरह दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में किसी भी इवेंट को लेके कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस रेफरेंस इट कैन बी सेड विदाउट एनी डाउट दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, यानी अगर हम इस रेफरेंस के हिसाब से देखें, जो भी हमने आपको बताया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसे कारण और प्रभाव के संबंध को स्थापित करता है, यदि हम इसको रेफ़र करें, इस स्टेटमेंट को रेफ़र करें, तो हम ये देख सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है। सो इट कैन बी सेड विदाउट एनी डाउट दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। फॉलोइंग आर्गूमेंट्स कैन बी गिवन इन इट्स, यानी हालांकि हम ये तो कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है, लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक प्योर साइंस है, क्योंकि प्योर साइंस होने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में साइंस के हर वो फीचर्स मौजूद होने चाहिए जो साइंस में होते हैं, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में साइंस के हर फीचर्स मौजूद नहीं है। इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को प्योर साइंस तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस जरूर कहा जा सकता है। आगे देखते हैं। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस कहा जा सकता है, इसके लिए कुछ आर्गूमेंट्स हैं, क्यों कहा जा सकता है और क्यों नहीं कहा जा सकता है, इसके लिए कुछ आर्गूमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला आर्गूमेंट है, नेसेसरी डेटा एंड देयर परफेक्ट एनालिसिस इज डन इन बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग, यानी जब भी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की मदद से बिजनेस में कोई भी आगे की प्लानिंग करते हैं, तो उसके लिए हमको डेटाज की आवश्यकता पड़ती है, एक परफेक्ट नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है, एक परफेक्ट एनालिसिस की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे दूसरा आर्गूमेंट दिया गया, इट कंटेन्स सेवरल इकोनॉमिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स। हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में अलग अलग इकोनॉमिक लॉज और अलग अलग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। जैसे आपको पता होगा, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो कुछ इकोनॉमिक लॉज और इकोनॉमिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यानी वो कुछ सिद्धांतों पे, कुछ कानूनों पे बेस्ड है, जिन सिद्धांतों और कानूनों के बेसिस पे बिजनेस इकोनॉमिक्स का पूरा जो बिल्डिंग है वो खड़ा हुआ है। आगे है, इट्स लॉज आर यूनिवर्सल। बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो भी लॉज होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। जैसे
ऐसा नहीं है कि यदि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर इंडिया में कम होगी, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर इंडिया में कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। केवल इंडिया में ऐसा नहीं होगा, ये दुनिया के हर उस कोने में होगा, दुनिया के हर कोने में होगा जहाँ भी ये प्रोडक्ट बिक रहा होगा। ठीक है, तो जहाँ भी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। यानी ये जो इकोनॉमिक लॉ दिया गया लॉ ऑफ डिमांड, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ऐसा नहीं है कि ये लॉ केवल पर्टिकुलर एरिया में काम करता है, केवल पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में काम करता है। ये लॉ हर जगह काम करता है, यानी ये लॉ इकोनॉमिक लॉज यूनिवर्सल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे लिखा गया बिजनेस इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स को एज साइंस देख लिया, बिजनेस इकोनॉमिक्स को एज माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लिया, बिजनेस इकोनॉमिक्स को एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देख लिया। अब हमको देखना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट कैसे है। सबसे पहले समझते हैं आर्ट क्या होता है। यू नो व्हाट इज आर्ट? आर्ट किसे कहते हैं, कला किसे कहते हैं? सुनने में तो प्रश्न बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है। अगर हम आपसे पूछे साइंस किसे कहते हैं, देन डेफिनेटली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर इन अ सेंटेंस। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आर्ट्स किसे कहते हैं, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, तो ये बताना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका ओपिनियन लगता है। आप लॉ ऑफ डिमांड बता देंगे किसे कहते हैं, लेकिन आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी नीड क्या है, ये बताने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए जो पहला लेक्चर आपको दिया जाता है, इसी पे दिया जाता है कि सब्जेक्ट पढ़ने की नीड क्या है। चलिए आर्ट बताते हैं आपको, आर्ट किसे कहते हैं। आर्ट एक थियोरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जिसमें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होती है। अब आपको समझ में नहीं आएगा, आर्ट्स का मतलब ये है कि ये एक ऐसा बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें हम थियरीज़ पे काम करते हैं। इसमें अलग अलग थियरीज़ दी गई होती हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग सिद्धांत दिया गया होता है, और ये जो आर्ट होता है ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से होता है। यानी आर्ट्स की पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, यानी हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन करता है। जैसे हर टीचर के पढ़ाने का अंदाज़ अलग होता है, खान सर के पढ़ाने का अंदाज़ अलग है, और अलग सर के पढ़ाने का अंदाज़ अलग है, सब टीचर्स का पढ़ाने का अंदाज़ अलग है। यू नो टीचिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। तो आर्ट प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितने ज़्यादा क्रिएटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाते हैं, आप उतने ही ज़्यादा उस कला में बेहतर होते जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे है। तो इसमें डिफाइन किया गया आर्ट क्या है। आर्ट इज अ नॉलेज सजेस्ट द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ परफॉर्मिंग अ ड्यूटी। यानी आर्ट को हम कह सकते हैं कि किसी भी काम को करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वही आपकी कला है। अगर आप किसी भी काम को सबसे बेहतरीन तरीके से करते हैं देन दिस इज़ योर आर्ट। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू कीन्स, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कीन्स लिखा गया है। कीन्स बहुत बड़ा नाम है, इनका पूरा नाम है जेएम कीन्स, और ये पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं। क्या नाम है इनका? जेएम कीन्स पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है पूरा, वो जेएम कीन्स के द्वारा ही दिया गया था। जेएम कीन्स ने और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारी चीज़ें भी दी थी, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब आपको इससे क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर जेएम कीन्स कहे जाते हैं। जेएम का पूरा फुल फॉर्म है जॉन मेनार्ड कीन्स। क्या नाम है? जॉन मेनार्ड कीन्स। तो जॉन मेनार्ड साहब मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। चलिए, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे है, आई थिंक स्टूडेंट्स आप सभी लोग समझ गए होंगे। और बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस कैसे है, बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम कीन्स की भाषा में देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे है। एन आर्ट इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ गिवन एंड। यानी जेएम कीन्स के हिसाब से आर्ट एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है, कुछ नियम का, कुछ कायदे कानूनों का, जिसका मकसद केवल एक होता है, वो होता है कि अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना जो हमने तय किया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आर्ट एक ऐसा तंत्र है जो रूल्स पे बेस्ड होता है, और वो हमारे गिवन ऑब्जेक्टिव्स को, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की तरफ अग्रसर होता है। आगे इसमें लिखा गया बिजनेस इकोनॉमिक्स सजेस्ट अ प्रोसीजर टू द बिजनेस मैनेजमेंट फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। इट हेल्प्स टू द मैनेजमेंट इन एडॉप्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स।
देखिए, एक काम को करने के अलग अलग तरीके, अलग अलग नज़रिए होते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा तरीका होता है जिस तरीके से सबसे बेहतर तरीके से वो काम हो सकता है। जैसे आपको पढ़ाई करने का अलग अलग तरीका है, आप चाहें तो सुबह में उठ के पढ़ सकते हैं, दोपहर में पढ़ सकते हैं, रात को पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी एक ऐसी टाइमिंग होगी, एक ऐसी परफेक्ट टाइमिंग होगी, जब आप पढ़ते होंगे तो आप सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ते होंगे। उस समय आपकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाती होगी और आप जो भी पढ़ते होंगे वो सारी चीज़ें आप याद कर पाते होंगे। ठीक उसी प्रकार से बिजनेस इकोनॉमिक्स हमको ये बताता है कि हमारे बिजनेस मैनेजमेंट में अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन उन सभी ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ये हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स की मदद से पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपको जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और सारथी को ज्वाइन करिए, क्योंकि सारथी ही आपकी सबसे अच्छे से मदद कर सकता है। अगर सारथी आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो आप पछताएंगे और आपके पास बस वही विकल्प है, सारथी को ज्वाइन करना। सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी यदि आपको अच्छे से करनी है तो इस बात को आप समझें, नहीं तो अगर आप इस बात को लेट से समझेंगे तो लेट से समझ के कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी यदि आप इस बात को समझ जाएं और टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, सारथी को ज्वाइन कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस व्हाट्सअप ग्रुप, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाइए। वहाँ पे आपको तमाम अपडेट्स और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी आपके न्यूज़ आते हैं वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। उसके साथ साथ आपको कुछ फ्री MCQs और फ्री नोट्स भी दिए जाएंगे, लेकिन सारी चीज़ें फ्री नहीं हो सकती, इसलिए आपको सारथी में सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आप जाइए, सारथी को ज्वाइन करिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ फर्म इन थियरी एंड प्रैक्टिस। एक्सप्लेन एंड ब्रिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्म के थियरी और फर्म के प्रैक्टिस को स्टडी करता है। क्या करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर्म्स के थियरी को और फॉर्म्स के प्रैक्टिसेस को स्टडी करता है। अब सबसे पहले हमको समझना है कि थियरी ऑफ फॉर्म क्या होता है। अब थियरी ऑफ फॉर्म समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा फॉर्म किसे कहते हैं। फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म नहीं है जो आप फॉर्म सोच रहे होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है FIRM, फॉर्म। ये फॉर्म आपने क्लास 12th में सेकेंड चैप्टर में सुना होगा पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से, 11th में भी सुना होगा आपने पार्टनरशिप फॉर्म। ये वो भी फॉर्म नहीं है। इस फॉर्म का मतलब है प्रोडक्शन यूनिट। क्या मतलब है? प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट या फिर आप कह सकते हैं इसको बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज या फिर प्रोडक्शन यूनिट को आप फॉर्म कह सकते हैं। अब हमको यहाँ पे ये समझना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज़ फॉर्म की थियरी में कैसे है। कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है, उसकी मदद बिजनेस इकोनॉमिक्स किस प्रकार से करता है। आइए डिटेल में समझते हैं इस बात को। यहाँ पे लिखा गया है, इफ फॉर्म कैन बी कंसिडर्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज विथ सेवरल इंफॉर्मेशंस। Firm exists because they perform usual functions in society by producing and by distributing goods and services. In the process of accomplishing this object, they employ society's limited resources, provide employment and pay taxes. In the nature of business economics, objects, principles and working procedures of firms are studied deeply. अब ये पूरा सेंटेंस हमने पढ़ा क्यों? ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है और इसको यदि हम यहाँ तक पढ़ें, एक ही लाइन यदि पढ़ते तो इससे पूरा पैराग्राफ का स्पष्टीकरण आपको नहीं मिल पाता। इस पूरे पैराग्राफ में ये कहा गया कि आपका जो भी फॉर्म होता है वो फॉर्म हमारी सोसाइटी से कुछ फिजिकल और कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज लेता है। क्या लेता है? आपका जो भी प्रोडक्शन यूनिट या बिजनेस एंटरप्राइज है वो आपके सोसाइटी से, हमारे सोसाइटी से कुछ फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज लेता है और उस फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की मदद से वो प्रोडक्शन करता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे आपकी ज़रूरत है आपको पढ़ना है, आपकी ज़रूरत है आपको पानी पीना है, आपकी ज़रूरत है आपको भोजन करना है, तो आपके सोसाइटी में जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं वो सारी चीज़ें रॉ मटेरियल्स के तौर पे आपके सोसाइटी से ही लेते हैं एंड देन फाइनल गुड्स के तौर पे आपको वापस कर देते हैं। वापस फ्री में नहीं करते हैं, उसके लिए आपको अच्छा खासा कंसिडरेशन भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की हम स्टडी करके जो हमारे सोसाइटी में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से हम अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और सोसाइटी की मैक्सिमम नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं।
क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग इतना तो समझ गए कि बिजनेस इकोनॉमिक्स थियरी ऑफ फर्म में कैसे मदद करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स थियरी ऑफ फर्म में कैसे मदद करता है हम लोग ये तो समझ गए। अब हमको ये समझना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग में कैसे मदद करता है। आइए समझते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स ये जो बोर्ड पे आपको जो भी चीज़ें दिख रही होंगी वो क्लियर होंगी। यदि क्लियर नहीं है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर आप जो बोर्ड पे लिखा हुआ चीज़ें लिखी हुई है जो चीज़ें वो क्लियर नहीं है। यदि वो क्लियर नहीं होंगी तो इस स्क्रीन को और भी बड़ा करके आपको पढ़ाया जाएगा। इसको छोटा इसलिए किया गया है ताकि आपको यहाँ पे जो किनारे स्पेसेस बचे हुए हैं उस पर आपको चीज़ें एक्सप्लेन की जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है पहले से किसी चीज़ को प्लान करना। जैसे आप अपने एग्जाम की प्लानिंग कर रहे हैं, आपका 10 दिन बाद एग्जाम है, वैसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स की मदद से हम बिजनेस में आने वाले फ्यूचर में कुछ इवेंट्स की प्लानिंग करते हैं। किसकी मदद से? बिजनेस इकोनॉमिक्स की मदद से। और बिजनेस इकोनॉमिक्स की मदद से हम कंज्यूमर्स के डिमांड की एनालिसिस भी करते हैं। यानी कंज्यूमर्स किस प्रकार के प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं, कंज्यूमर्स किस क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की मदद से देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। Analysis of demand is undertaken to forecast demand, which is a fundamental component of business economics. Demand forecasting is important because an estimate of future sales is primary for preparing production schedule and employing productive resources. Demand analysis helps the management in identifying factors which influence the demand for the products of the firm. In business economics, law of demand, elasticity of demand, factors determining demand, and demand forecasting, all these aspects are very well analyzed. Thus, demand analysis and forecasting keeps an important place in business economics. यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जब भी हम कोई प्रोडक्ट्स या फिर कोई सर्विस का निर्माण करते हैं, किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसके सेल्स करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें करने से पहले हमको ये समझना होता है कि जिस प्रोडक्ट की हम मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन करने वाले हैं, उसकी डिमांड कितनी है, उसकी डिमांड किस कस्टमर सेगमेंट से आ रही है, किस क्वांटिटी में डिमांड आ रही है। ये सारी चीज़ें समझने के बाद ही हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की मदद से प्लानिंग करते हैं कि हम कितने प्रोडक्ट्स बनाएं, हम कितने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, हम कितने प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा गया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारे लॉज पढ़ते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड, डिमांड फोरकास्टिंग, ये सारे एस्पेक्ट्स को हम कंसिडर करते हैं। और इन सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करने के बाद हम अपने बिजनेस में कुछ प्लान्स, कुछ पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं और उसकी मदद से अपने बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये इसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अभी इसमें दिया गया है, इसी को देख लेते हैं अभी। देखिए क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए दिया जा रहा है, आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा दिया जा रहा है ताकि आपको कंटेंट कम ना लगे। अगर आप कुछ चीज़ें भूल भी जाएं तो कुछ चीज़ें आपको याद रहें। जब इंसान को थोड़ी ज़्यादा चीज़ें दी जाती हैं तो उसको ज़्यादा में से कुछ याद रहता है, लेकिन अगर कुछ ही दी जाएंगी तो कुछ याद नहीं रहेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट दिया जा रहा है। और ये तो कुछ नहीं है, आपको कंटेंट, सबसे पावरफुल कंटेंट आपको सारथी में दिया जा रहा है। तो जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, सारथी को ज्वाइन करिए, देर मत करिए बिल्कुल भी। चलिए आगे देखते हैं। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस इज अ सेंटर फॉर द unhampered functioning of the production process and for project planning. Production is an economic activity that makes goods available for consumption. It is the process of creating goods and services by consumption by utilizing various available resources. To obtain such production level, some cost have to be incurred. अब देखिए जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, अभी तक तो हमने ये सीखा कि प्रोडक्शन करने से पहले हमको प्लानिंग करनी है कि हम कितना प्रोडक्ट बनाएं, लेकिन जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने से पहले हमको इस बात की भी प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमको प्रोडक्शन करने में कितना खर्चा लगेगा, कितना कॉस्ट आएगा, उसकी भी प्लानिंग करनी होती है। और उसकी प्लानिंग आप बिजनेस इकोनॉमिक्स की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हमको ये बताता है कि आपको किस प्रकार से अपने प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी चाहिए, आपको कितना पैसा एक प्रोडक्ट पे खर्च करना चाहिए ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन भी रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स बेच भी पाएँ। ठीक है,
दो चीज़ें तो समझ में आ गई कि सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमको डिमांड एनालिसिस करना पड़ता है, और दूसरी चीज़ प्रोडक्शन करने से पहले उस प्रोडक्शन में कितना खर्च लगने वाला है, कितना कॉस्ट लगने वाला है, उसकी भी प्लानिंग करनी पड़ती है। और इसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग अलग अलग प्रोडक्शन के आपने लॉज पढ़े होंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आपको थोड़ा सा वो भी यहाँ पे दिया जा रहा है। चलिए, अच्छा, अब हम ये तो जान गए कि हमारे बिजनेस में कितने प्रोडक्ट्स की डिमांड है, ये भी जान गए कि हमारे बिजनेस में जो हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसमें कितना खर्च लगेगा, कितना प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा, कितना पैसा एम्प्लॉयज़ को देना पड़ेगा, सब कुछ हमने समझ लिया। लेकिन हमको अब ये भी देखना पड़ता है कि हमारे प्रोडक्ट्स की तरह और भी कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं। जैसे आप सोप का एग्जांपल ले सकते हैं। सोप लाइफ बॉय कंपनी में बनाती है। सोप लाइफ बॉय का एक ब्रांड है, डिटॉल भी ब्रांड है, लक्स भी ब्रांड है, अलग अलग ब्रांड्स हैं। लेकिन सब में से कोई ऐसा ब्रांड है जो सबसे ज़्यादा बिकता है। अब आपको खुद से एनालाइज करना है और आपको कल कमेंट सेक्शन में या फिर आज ही बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा ऐसा सोप का ब्रांड है जिसकी सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर है, जिसकी सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है इस समय। आपको बताना है खुद से एनालाइज करके, और प्रैक्टिकली पढ़ना है चीज़ों को। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा और आपको थोड़ा बिजनेस वर्ल्ड के विषय में समझने का भी मौका मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हमको कंपटीशन की भी स्टडी करनी पड़ती है कि यदि हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हमारे जैसे और कितने लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और यदि हम ये प्रोडक्ट 40 रुपये का बेच रहे हैं तो क्या हमारे कॉम्पिटिटर्स इसको 30 रुपये का बेच रहे हैं। यदि वो 30 रुपये का बेच रहे हैं तो हम 40 का बेचेंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स जाहिर सी बात है नहीं बिकेंगे। कस्टमर तो वही प्रोडक्ट भी खरीदेगा ना जो किफ़ायती भी हो और कम दाम का भी हो, तो हमारा प्रोडक्ट तो कस्टमर खरीदेगा ही नहीं। तो कैसे खरीदे, उसके लिए आपको कंपटीशन की भी स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। In this reference, business economics studies and analyze the effects of different competitive conditions, which can be harmful for business success and planning. Study of pricing practices and policies. चलिए अब हम आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमने डिमांड का एनालिसिस कर लिया, हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एनालिसिस कर लिया, हमने कंपटीशन का भी स्टडी कर लिया। अब हमको प्राइजिंग प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज़ की भी स्टडी करनी पड़ेगी। प्राइजिंग प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है, जैसे हमने अपना प्रोडक्ट बना लिया, हमारा प्रोडक्ट बनाने में हमको 12 रुपये का खर्च लगा। अब 12 रुपये का खर्च लगा तो हम कुछ प्रॉफिट भी तो कमाएंगे, कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी तो उसमें ऐड करेंगे। अब 12 रुपये का हम प्रोडक्ट बनाए और उसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ रहे हैं 100 रुपये और प्रोडक्ट बेच रहे हैं 112 रुपये। क्या ये रीजनेबल है स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स नॉट, ये बिल्कुल इलीगल है। आप अपने प्रोडक्ट पे इतना ज़्यादा पैसा कैसे चार्ज कर सकते हैं? इलीगल तो नहीं कह सकते, ऐसा कभी नहीं लिखा नहीं गया है। यदि आपके प्रोडक्ट की उतनी अच्छी ब्रांड है और आपके प्रोडक्ट में यदि अच्छी क्वालिटी है तो आप महंगा बेच सकते हैं, लेकिन इतना भी महंगा आप यदि बेचेंगे तो आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी। जैसे एप्पल फ़ोन को आप देख सकते हैं, एक ब्रांड है एप्पल, लेकिन क्या हमारे देश में आपको पता है कि एप्पल की मार्केट शेयर सबसे कम है? क्यों मार्केट से सबसे कम है? क्योंकि वो एक्सपेंसिव फ़ोन है और उस फ़ोन को मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग खरीद नहीं सकते हैं, इसलिए उसकी मार्केट शेयर कम है। अब क्यों मार्केट शेयर कम है तो उससे नुकसान उसका क्या है? उससे नुकसान इसका ये है कि उसकी सेल्स ज़्यादा नहीं हो पा रही है, वो उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं कर पा रहा है जितना MI कर पा रहा है, जितना वीवो कर पा रहा है, जितना ओप्पो कर पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमको ध्यान देनी होती है कि हम अपने प्रोडक्ट की कितनी प्राइस रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका 2 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं और आप यकीन मानिए यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे जो आपको सारथी में पढ़ाया जा रहा है। और जो सारथी बच्चा अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जाइए सारथी को ज्वाइन करिए। और एक और चीज़, आपको प्रोफेसर से जो भी ज्ञान मिलता है यूनिवर्सिटीज़ में या फिर आपके कॉलेजेस में, उस ज्ञान को भी आप महत्व दें, उसको भी पढ़ें, अपनी किताबों को भी पढ़ें, लेक्चर्स को भी पढ़ें। और यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बस सारथी को पढ़ लें, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सारथी को ज्वाइन करके और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया था, 40 में से 36-38 क्वेश्चंस और कई पेपर में से तो 40 में से 40 क्वेश्चंस आप सही करके आए थे, तो वो परफॉर्मेंस हमको दोबारा चाहिए और उसके लिए आपको बस सारथी ज्वाइन करना है। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और सारथी को ज्वाइन करिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का भी लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप सारथी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ।